हेलो गाइस, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। और आज का ये वीडियो एंटायरली बेस्ट है सीबीएसई क्लास 10 के इस बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिए गए एक पोएम फायर एंड आइस पे। और आइए समझते हैं इस वीडियो के फीचर्स के बारे में। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट के बारे में पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ द पोएम के बारे में पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम के बारे में, पोएम के पैराफ्रेज के बारे में, क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में, पोएटिक डिवाइस के बारे में, और साथ ही इस पोएम के अंत में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइन में इस पोएम को कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके का इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे। और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। और अगर ये वीडियो आपके ज़रूरतों पे खरा उतरे और आप इसे पसंद करें तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आइए शुरू करें। सीबीएसई क्लास 10 फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो फायर एंड आइस पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कविता है। सबसे पहले हम इस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ें। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। Robert Frost has been called the finest American poet of 20th century. Robert Frost को 20th century का सबसे finest poet कहा गया है। His mother was an immigrant from Scotland. उनकी जो माँ थी, मदर थी, वो स्कॉटलैंड में इमिग्रेंट थी, स्कॉटलैंड से। She named him Robert after the great Scottish poet Robert Burns. और उन्होंने अपने बेटे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम रॉबर्ट रखा एक ग्रेट स्कॉटिश पोएट रॉबर्ट बर्न्स के नाम पर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज अवार्डेड पुलिट्जर प्राइज़ 4 times फॉर पोएट्री। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 4 बार पोएट्री के लिए पुलिट्जर प्राइज़ भी अवार्ड किया गया था। ही वॉज सच अ ग्रेट पोएट दैट हीज पोएट्री बिकेम अ सोर्स ऑफ कम्फर्ट and inspiration to Jawaharlal Nehru during his last days of his life. और वो इस तरीके के महान कवि थे कि जवाहरलाल नेहरू के अंतिम दिनों में उनकी जो कविताएं थीं वो कंफर्ट एंड इंस्पायरेशन का सोर्स बनी। आइए फीचर्स ऑफ द पोएम के बारे में जानते हैं। सबसे जो पहला चीज़ है जिसे नोटिस किया जाए वो ये है कि इस कविता में फायर एंड आइस ये जो 2 टर्म्स हैं, 2 जो वर्ड्स हैं, उनमें फायर इज़ द सिंबल ऑफ डिज़ायर। फायर जो है वो डिज़ायर यानी कि ए स्ट्रॉन्ग विश टू हैव और डू समथिंग यानी तीव्र इच्छा का सिंबल है। फायर इज़ द सिंबल ऑफ डिज़ायर, ओके। एंड आइस इज़ द सिंबल ऑफ हैट्रेड, और आइस जो है वो घृणा का सिंबल है। डिज़ायर यानी तीव्र इच्छा और घृणा यानी हैट्रेड। तो फायर इज़ द सिंबल ऑफ डिज़ायर, आइस इज़ द सिंबल ऑफ हैट्रेड। हैट्रेड मीन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक फॉर समबडी। और इस कविता का जो राइम स्कीम है, राइम स्कीम मीन्स लय योजना, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में। तो इसका जो राइम स्कीम है वो है ABA ABC BCB, ये इसका राइम स्कीम है। आइए अब पोएम को समझते हैं। पोएम पे विचार करें। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर fire. In this 4 lines, the poet is of the opinion that the world is divided into 2 parts, 2 sections,
and on the one side of the debate there are people who think that the world will end in fire, and on the other side of the debate the people think that the world will end in ice. Both sides the people agree on the point that the world will come to an end one day, but there is difference in their thinking how the world will end. The first side thinks that the world will be destroyed by fire, while the other side of the people think that it will be destroyed by ice. यहाँ इन 4 पंक्तियों में हम देखते हैं कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो 2 भागों में विभक्त हैं, और दोनों ही तरह के लोग ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया एक दिन बर्बाद हो जाएगी। दोनों ही तरह के लोग इस बात पे सहमत हैं कि पूरी दुनिया एक दिन बर्बाद हो जाएगी, लेकिन दोनों लोग कैसे बर्बाद होगी इस बिंदु पे अलग अलग राय रखते हैं। एक पक्ष ये कहता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो आग से बर्बाद हो जाएगी, जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि पूरी दुनिया बर्फ़ से बर्बाद हो जाएगी। आइए अब लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोगों का कहना ये है कि पूरी दुनिया जो है, ये जो दुनिया है वो समाप्त हो जाएगी, विल एंड इन फायर, अग्नि में समाप्त हो जाएगी। सम से इन आइस, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पूरी दुनिया बर्फ़ से तबाह हो जाएगी, आइस बर्फ़ में विलीन हो जाएगी, आइसी वाटर में विलीन हो जाएगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, मतलब जहाँ तक मैं इच्छा के संबंध में, डिज़ायर के संबंध में मेरा अनुभव है, इस पंक्ति का मतलब है कि जहाँ तक इच्छा के संबंध में मेरा अनुभव है, जहाँ तक मैंने इच्छा का स्वाद चखा है, आई होल्ड विथ दोज, मीन्स मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, हु फेवर फायर, जो इस बात की से सहमति जताते हैं कि ये पूरी दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी। ओके अब यहाँ वर्ड मीनिंग पे भी ध्यान दें। होल्ड विथ मीन्स स्टैंड विथ, फेवर मीन्स सपोर्ट। ओके तो यहाँ होल्ड विथ मीन्स आई स्टैंड विथ दोज हु फेवर फायर, हु सपोर्ट फायर, यानी कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पूरी दुनिया आग से समाप्त हो जाएगी, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ़ से समाप्त हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक डिज़ायर के बारे में मेरा अपना अनुभव है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मैंने इच्छा के स्वाद को चखा है, मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ। आई स्टैंड विद दोज, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो फायर का सपोर्ट करते हैं, जो ये कहते हैं कि ये पूरी दुनिया फायर से समाप्त होगी। आइए लास्ट 4 लाइन्स को डिस्कस करें। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. And in these 4 lines, the poet is of the opinion that if the first idea fails, if it does not work, if the world is not destroyed by fire, but if by fire, it will perish twice. The world is bound to be destroyed. यहाँ कभी ये कहता है कि अगर ये पहली वाली जो आइडिया है कि ये अग्नि से तबाह होगी, अगर ये फेल कर जाता है तो बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इस दुनिया को 2 बार तबाह होना है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। द पोएट हियर वांट्स टू से दैट आई थिंक आई हैव बेटर knowledge of the fact about hate that I can say for destruction ice is also equally powerful and can create equal destruction as by fire. लेकिन अगर इसे 2 बार तबाह होना है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मुझे ज्ञात है, इनफ पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त नॉलेज है, ऑफ हेट घृणा के बारे में, टू से ये कहने के लिए, अर्थात मुझे पर्याप्त नॉलेज है घृणा के बारे में और मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, तबाही के लिए,
आइस इज ऑल्सो ग्रेट, बर्फ भी उतना ही शक्तिशाली है, ग्रेट मीन्स शक्तिशाली, पावरफुल, इक्वली पावरफुल है, एंड वुड सफाइस, और सफिशियंटली इट कैन डू द जॉब ऑफ डिस्ट्रक्शन, और सफिशियंटली ये पूरी दुनिया को उसी तरीके से तबाह कर सकता है जिस तरीके से फायर कर सकता है। मीन्स इन द सेकेंड लाइन द पोएट वांट्स टू से दैट the whole of the world is bound to destroy, but if fire cannot do it, it will be destroyed by ice, and I have better knowledge of hate, and it can equally destroy the whole of the world। आइए इस पोएम के पैराफ्रेज को समझते हैं ताकि इस पोएम को बेटर ढंग से समझा जा सके। फ्रेज ऑफ द पोएम, द पोएम expresses the profound idea that the profound idea the world will end in two ways। कविता जो है वो इस गहरे विचार को व्यक्त करती है कि ये जो दुनिया है वो दो तरीके से तबाह होगी, आइदर बाय फायर और बाय आइस, या तो अग्नि से या फिर बर्फ से। इनिशियली द पोएट सपोर्ट्स दोज, और शुरू में कवि उन लोगों को का समर्थन करता है हु आर इन फेवर ऑफ फायर, जो फायर के फेवर में है, जो फायर को सपोर्ट करते हैं, जो इस बात को बताते हैं कि ये जो दुनिया है वो अग्नि से तबाह होगी। बट एज द पोएम प्रोग्रेसेस, लेकिन जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है, ही रिमेन्स अनडिसाइडेड, तो वो अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है, कवि जो है वो अनिर्णय की स्थिति में आ जाता है। एंड मेंशंस दैट इफ़ द वर्ल्ड एंड्स ट्वाइस, और ये बताता है कि अगर इस दुनिया को दो बार तबाह होना है, अगर ये दुनिया दो बार बर्बाद होती है, द आइस कैन ब्रिंग इक्वल डिस्ट्रक्शन, तो बर्फ़ जो है वो समान रूप से तबाही ला सकती है, एज फायर, जैसा कि फायर ला सकता है, अग्नि के समान ही डिस्ट्रक्शन आइस के द्वारा भी लाया जा सकता है। द पोएट अंडरपिन्स द डीप फिलॉसफी, और पोएट जो है वो इस गहरे फिलॉसफी को सपोर्ट करता है, अंडरपिन्स में सपोर्ट द डीप फिलॉसफी, इस दर्शन को भी सपोर्ट करता है, दैट इफ़ वी लीव आवर डिज़ायर अनचेक्ड और लेट आवर इमोशंस रूल अस, अगर हम अपने इच्छाओं को अनियंत्रित छोड़ देते हैं, या फिर और लेट आवर इमोशंस रूल अस, या फिर हम अपनी भावनाओं को इतना ढील छोड़ दें कि वो अपने ऊपर ही हावी हो जाए, और इफ़ वी आर गाइडेड बाय आवर इमोशंस, इफ़ वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर इमोशंस, अगर हम अपनी भावनाओं के द्वारा शासित होने लगें, एंड इफ़ वी डोंट कंट्रोल देम, और अगर हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते, दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड अस, तो वो निश्चित रूप से हमारे चारों तरफ की जितनी भी चीज़ें हैं उसे वो बर्बाद कर देंगी। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि ये दुनिया दो ढंग से तबाह हो सकती है, या तो फायर से या फिर आइस से, और अगर फायर से तबाह नहीं हुई और इस दुनिया को दो बार तबाह होना है तो आइस भी समान रूप से बर्बादी ला सकती है। और अगर हम अपने डिज़ायर यानी अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में न रखें, अपने अंदर की भावनाओं को अगर हम इतना ढीला छोड़ दें कि वो अपने खुद के ऊपर शासन करना चालू कर दे, इंसान के ऊपर भावनाएं हावी हो जाएं, तो फिर वो हमारी चारों तरफ की सारी चीज़ों को बर्बाद कर देने के लिए पर्याप्त है। ये तो हुआ पैराफ्रेज, और अब आइए पोएम के क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप इस पोएम के क्रिटिकल एनालिसिस को ध्यान से पढ़िए ताकि इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को समझने में आपको मदद मिल सके। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम, पोएम के क्रिटिकल एनालिसिस को हम लोग ध्यान से समझें और इसी के माध्यम से हम इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को समझ सकते हैं, कोर आइडिया को समझ सकते हैं। द प्रेजेंट पोएम फायर एंड आइस इज़ इन कन्वर्सेशनल टोन। सबसे पहली जो बात है वो ये कि ये जो कविता फायर एंड आइस है वो कन्वर्सेशनल टोन यानी बातचीत के लहजे में है। एंड इज़ अबाउट एपोकलिप्स
एपोकलिप्स मीन्स द पोएम डील्स विथ एस्कैटोलॉजी मीन्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो कविता है वो पूरी दुनिया के प्रलय से संबंधित है। एपोकलिप्स का मतलब होता है टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, और एस्कैटोलॉजी का भी मतलब वही होता है कयामत का दिन। यानी ये दोनों जो वर्ड हैं वो साइनोनिमस हैं, और ये बता रहे हैं, ये कविता जो है वो ये द एंड ऑफ द वर्ल्ड को डील करती है, यानी एंड ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताती है। द पोएट प्रोवाइड्स विथ टू पॉसिबल कॉजेज, और इस कविता में कवि जो है वो दुनिया के अंत के बारे में, फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दो कारण सजेस्ट करता है, और वो है फायर एंड आइस, अग्नि और बर्फ, बोथ अपोजिट टू ईच अदर इन नेचर, और दोनों ही प्रकृति में, दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, दोनों प्रकृति में एक दूसरे से भिन्न हैं। फायर गर्म है जबकि आइस बिल्कुल ही ठंडा है। द पोएट सिम्बोलाइजेज डिज़ायर एज फायर, कवि जो है वो डिज़ायर को फायर के रूप में सिम्बोलाइज किया है। यहाँ फायर जो है वो डिज़ायर का प्रतीक है, एंड हैट्रेड एज आइस, और आइस जो है वो हैट्रेड का प्रतीक है। एंड दीज इमोशंस, और मनुष्य के अंदर की ये जो भावनाएं हैं, डिज़ायर और हैट्रेड, डिज़ायर और हैट्रेड, अनियंत्रित इच्छा और घृणा, ये जो दो इमोशंस हैं इंसानों के अंदर, आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग, वो खुद को तबाह कर देने वाली हैं। ही ओपाइंस दैट अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर कैन मेक पीपल डू एनीथिंग एंड गो टू एनी लेंथ, और कवि ये राय रखता है कि तीव्र जो इच्छा है वो तीव्र इच्छा मनुष्यों से कुछ भी करवा सकती है और उसे किसी भी हद तक ले जा सकती है, इसे अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए। हेंस, अतः, ही फाइंड्स इट एज डेंजरस एज क्विकली स्प्रेडिंग फायर, और इसलिए अनियंत्रित इच्छा को, डिज़ायर को कवि उतना ही खतरनाक मानता है जितना कि तेज़ी से फैलती हुई आग है। यानी अनियंत्रित इच्छा जो है वो तेज़ी से फैलते हुए आग के समान है कि अगर इसे रोका नहीं गया अनियंत्रित इच्छा को, तो ये पूर्ण रूप से इंसानों को बर्बाद कर देगा। बाय द एंड ऑफ द पोएम, और कविता के अंत में, द पोएट डिस्कसेस दैट, कवि ये डिस्कस करता है कि हेट इज जस्ट एज पावरफुल एज डिज़ायर, कि हेट यानी घृणा भी उतनी ही शक्तिशाली है जितना कि इच्छा, एंड इक्वली, और समान रूप से, लीड द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ कैटास्ट्रोफिक एंड। और द पोएट डिस्कसेस दैट हेट इज जस्ट एज पावरफुल एज डिज़ायर एंड कैन इक्वली लीड द वर्ल्ड टुवर्ड्स अ कैटास्ट्रोफिक एंड, और समान रूप से इस दुनिया को तबाही की तरफ ले जा सकती है। आइए अब इस कविता में इस्तेमाल हुए पोएटिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ें। पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द पोएम, यूज्ड इन द पोएम, इस पोएम में जो पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल हुए हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट जो है वो है एसोनेंस। एसोनेंस मीन्स द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स। आप इस बात पे ध्यान देंगे, द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स, वोवेल साउंड्स का रिपीटिशन इन द सेम लाइन, इन द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में वोवेल साउंड का रिपीटिशन, सच एज द लॉन्ग साउंड ऑफ ओ, जैसे ओ का जो लॉन्ग साउंड है उसका रिपीटिशन हुआ है। एग्जाम्पल देखें इस पंक्ति में, आई होल्ड विथ दोज, आई होल्ड विथ दोज, यहाँ जो ओ जो वॉवेल है इस साउंड का लॉन्ग साउंड का रिपीटिशन हुआ है एक ही लाइन में, आई होल्ड विथ दोज। ओके, ये हुआ एसोनेंस। एनाफोरा, सेकंड है एनाफोरा। इट रेफर्स टू द रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सम वर्सेस। इसका मतलब होता है कि किसी भी वर्ड का या किसी भी एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का कविता के शुरू में ही रिपीटिशन होना। कविता के शुरुआत के लाइंस में किसी भी वर्ड का या किसी भी एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति का रिपीटिशन होना एनाफोरा है। जैसे आप ओपनिंग लाइंस, पोएम के ओपनिंग लाइंस को देखें, सम से
द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यहाँ जो सम से ये जो आ रहा है ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है। एंजैम्पमेंट को देखें, इट इज़ डिफाइंड एज अ थॉट और क्लॉज दैट डज नॉट कम टू एन एंड एट अ लाइन ब्रेक। ये इसको डिफाइन इस तरीके से किया जा सकता है कि कोई एक थॉट या कोई एक उपवाक्य जो लाइन ब्रेक पे ख़त्म ना हो, जहाँ पे पंक्ति एंड हो रही हो, फर्स्ट लाइन जो एंड हो रहा है वहाँ पे वो लाइन कंप्लीट ना हो, बल्कि वो नेक्स्ट लाइन तक जाए। यानी थॉट और क्लॉज डज नॉट कम टू एन एंड एट अ लाइन ब्रेक, रादर इट मूव्स ओवर टू द नेक्स्ट लाइन। वो फर्स्ट लाइन पे ख़त्म नहीं होता बल्कि नेक्स्ट लाइन तक वो विचार या वो क्लॉज जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ जाके ये पंक्ति एंड होती है। ये जो फर्स्ट लाइन में ये जो विचार है वो विचार फर्स्ट लाइन में ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये विचार आगे बढ़ता हुआ सेकेंड लाइन में जाके यहाँ ख़त्म होता है, और यही जो है एंजैम्पमेंट का एग्जाम्पल है। आइए अब ये जानें कि इस पूरी कविता को कैसे सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में एक्सप्लेन किया जा सकता है। द होल ऑफ द पोएम एक्सप्लेन्ड इन वन लाइन। पूरी कविता एक लाइन में कैसे व्याख्यात की जा सकती है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज डिज़ायर, हैट्रेड एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरी कविता का जो सेंट्रल आइडिया वो ये है, डिज़ायर, हैट्रेड एंड एंड ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि अनियंत्रित इच्छा, घृणा और पूरी दुनिया की तबाही। अनियंत्रित इच्छा अगर होगी, घृणा होगी, तो ये दुनिया निश्चित रूप से तबाह हो जाएगी, इस दुनिया का प्रलय हो जाएगा। एंड आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको इसी तरीके का इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलता रहे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका लाभ उठा सकें। और ये वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा हो और ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा ऐसा आपको लगता है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।